जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस बूस्टर सीरीज फॉर इंडियन सीडीएस एग्जामिनेशन। मैं हूं राजीव शर्मा और हम आज का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आज के करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक हमारे सामने आज के इस लेक्चर में आ रहा है दैट इज द हरेमऊ शक्ति। हरेमऊ शक्ति क्या है? इट इज अ डिफेंस एक्सरसाइज अगेन। बहुत सारे डिफेंस एक्सरसाइज हमने देख लिए हैं, आज फिर से एक डिफेंस एक्सरसाइज को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है हरेमऊ शक्ति। ये किसके साथ किया जा रहा है? तो सबसे पहला पार्ट तो हमारे सामने यही आ जाता है, इट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द इंडियन फोर्सेस विद मलेशियन आर्मी। ये किसके साथ किया जा रहा है? मलेशिया की सेना के साथ किया जा रहा है। ये जो शब्द है ये दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बना हुआ है। इसमें जो हरेमऊ शक्ति जो शब्द आता है, ये जो शब्द है ये मलेशियन वर्ड है, मलेशियन वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है? मलेशियन लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है टाइगर, यानी कि बाघ, है ना। और दूसरा है शक्ति, आप सभी लोग जानते हैं दैट मींस पावर। ये एक भारतीय भाषा का शब्द है, इंडियन लैंग्वेज का है। तो दोनों देशों के मध्य एक स्थिर शक्तिशाली समन्वय यानी कि एक स्टेबल पावरफुल कोऑर्डिनेशन को शो करने के लिए इस एक्सरसाइज को ये नाम दिया गया है। और उन दोनों के बीच में फ्रेंडली अलाइनमेंट जो है, मित्रतापूर्ण गठबंधन जो है, उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको शो करने के लिए इसमें दोनों भाषाओं के शब्दों का मेल किया गया है, यानी कि उपयोग किया गया है। जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, हरेमऊ शब्द का मतलब टाइगर होता है। ये मलेशियन लैंग्वेज जो मलायू भाषा है उसका शब्द है। अच्छा, अब इस जो एक्सरसाइज होनी है उसमें क्या क्या किया जाना है? दैट इज फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगी। इसमें फील्ड पर दोनों सेनाएं ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगी जॉइंटली। कमांड पोस्ट एक्सरसाइज होगी जिसमें दोनों सेनाएं अपनी कमांड्स के जो नेचर से उनको, या आप बोल सकते हो कि जो कमांडिंग एडमिनिस्ट्रेशन है उनको शेयर करते हैं। वेपन ट्रेनिंग होती है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट किस तरह से किया जाना है उसका भी ट्रेनिंग किया जाता है। अब इसमें एक सवाल हमारे सामने अभी और है, वो ये है, बोले सर ये एक्सरसाइज कहाँ होनी है? दैट मीन्स वेयर इज टू बी परफॉर्म्ड, ये वेन्यू कहाँ है? पहली चीज तो होनी है का मतलब ये ऑलरेडी चल रही है। 5 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक इसकी डेट है ना। और कहां पर होनी है? तो कहां पर होनी है आप बताएंगे? ये महाजन फील्ड रेंज में होनी है। महाजन फील्ड रेंज, इस बात को अलग से मेंशन किया जाए, महाजन फील्ड रेंज। अब ये कहां पर आती है? तो सर ये आती है राजस्थान में। कहां पर आती है? ये आती है राजस्थान में सर। ये लगभग पाकिस्तान के बॉर्डर के समीप ही आती है और महाजन फील्ड रेंज में ये एक्सरसाइज की जानी है। ये एक्सरसाइज का जो फर्स्ट एडिशन हुआ है, यानी कि सबसे पहली बार जब ये ऑर्गेनाइज की गई थी, तो वो वर्ष था 2012, यानी कि 2012 के ईयर में इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया था सबसे पहले। इसका नाम है हरेमऊ शक्ति, राइट। आई होप ये फैक्ट्स आपके काम आ जाएंगे, इन फैक्ट्स को जरूर याद कीजिए। अगला भाग है गलवान वैली, गलवान घाटी। गलवान घाटी क्या है आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2020 की हिंसक झड़प, वायलेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना के साथ, वो आपको याद होगा, जिसमें भारतीय जवान और कुछ चीनी सेना के जवान शहीद हो गए थे। ये झड़प एक नॉर्मल झड़प नहीं मानी गई। इसके बाद से लेकर अब तक आप देखिए कितनी कोर कमांडर मीटिंग्स हो गई हैं रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए इंडिया और चाइना में। और गलवान हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलवान वाज अ मैसेज कि इंडिया किसी भी कीमत पर अब चीन के सामने झुकने वाला नहीं है। इंडिया इज नॉट द इंडिया ऑफ 1962 नाउ। भारत अब 1962 का भारत नहीं है जिसे चीन आसानी से अपनी आवाज ऊंची करके ही डरा लेगा, ऐसा नहीं है। तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको बताया कि यह भारतीय सेना के 20 से भी अधिक जवान शहीद हुए थे। भारतीय सेना की इन जवानों की शहादत को, यानी उनके मार्टरडम को ऑनर करने के लिए, उसे सम्मान देने के लिए गलवान में एक युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक माना गया है। यानी कि इट इज कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मेमोरियल या वॉर मेमोरियल। जो युद्ध स्मारक है, जो वॉर मेमोरियल है, वो कहाँ बनाया जा रहा है? गलवान वैली में, राइट। ये कहाँ आता है? ये लद्दाख में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। श्योक नदी के किनारे पर है। वेयर 20 इंडियन सोल्जर्स वर मार्टर्ड 5 years ago in a clash with Chinese troop in the year 2020, राइट। तो ये हमें इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ये कहाँ लोकेट किया जाएगा? ये KM-120 पोस्ट जो इंडियन आर्मी की आती है, वहां पर दौलत बेग ओल्डी रोड जो है, दारबुक श्योक, यहाँ पर श्योक नदी बहती है, इस वजह से इसका नाम दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। इसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था क्योंकि इंडियन आर्मी यहाँ पर अपने लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एक सड़क बना रही थी, जिससे चीन की सेना बहुत चिढ़ रही थी और उन्होंने इस बात का विरोध किया था। इसी विरोध को लेकर के वो झड़प इतनी ज्यादा वायलेंट हो गई कि उसमें हमारे कुछ जवानों
को की मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए, राइट। तो ये ध्यान रखना है। बस हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉर मेमोरियल कहां बनाया गया है? आपका जवाब होना चाहिए गलवान घाटी में बनाया गया है। ये भारत के लद्दाख प्रोविंस में आता है। लद्दाख भारत का यूनियन टेरिटरी है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास आता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला पार्ट है ऑपरेशन सागर बंधु। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। ऑपरेशन सागर बंधु ये भी इंडियन फोर्सेस जो है, तीनों सेनाओं ने, भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों ने एक साथ मिलकर के शुरू किया है। और इस ऑपरेशन को भारत ने अपने लिए शुरू नहीं किया, इट इज फॉर अ नेबरिंग कंट्री टू सपोर्ट इट। श्रीलंका जो अभी हालिया तौर पर कुछ वर्षों में अपने राजनीतिक संकटों से उबर ही रहा है, मतलब अपनी पॉलिटिकल क्राइसिस से ओवरकम कर ही रहा है, उसी बीच श्रीलंका में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम खड़ी हो गई एंड दैट इज दी साइक्लोन दितवा। एक चक्रवात है, समुद्री चक्रवात है जो हालिया तौर पर श्रीलंका में आया है, जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत बड़े स्तर पर लॉस्ट हुई है और श्रीलंका को जन और धन यानी जान और माल दोनों की हानि हुई है। इट लॉस्ट इट्स पीपल एज वेल एज इट्स इकोनॉमी। ऐसी कंडीशन में श्रीलंका के पास उतने सफिशिएंट रिसोर्सेज यानी कि आवश्यक या अनिवार्य संसाधन नहीं है सो दैट इट कैन सपोर्ट और इट कैन गिव द रिलीफ टू द पीपल। ऐसी स्थिति में भारतीय सेनाओं ने आगे आकर के अपनी तरफ से एक रिलीफ कैंपेन शुरू किया है। इसी कैंपेन को नाम दिया गया है ऑपरेशन सागर बंधु, राइट। सागर बंधु इसका नाम से ही क्लियर होता है, समुद्री क्षेत्र में आने वाले किसी भी पड़ोसी राष्ट्र के लिए भारत भाईचारे की तरह या भाईचारे के अंतर्गत एक भाई की तरह उसको उसकी मदद के लिए खड़ा हुआ है, इसलिए इसको नाम दिया गया ऑपरेशन सागर बंधु। तो ये आप इसमें देख रहे होंगे, इट इज एन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ है। किसके लिए है? श्रीलंका के लिए है। किसकी तरफ से है? भारत की तरफ से है। और ये किस वजह से है? क्योंकि श्रीलंका पर साइक्लोन दितवा यानी कि जो चक्रवात है दितवा, उसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा डैमेजेस हुए हैं, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं। द ऑपरेशन प्राइमरीली इन्वॉल्व्स कॉन्टिजेंट्स फ्रॉम द इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। ये भी पता याद रखना है, इसमें तीनों सेनाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। भारतीय नौसेना की बात की जाए, क्योंकि मुख्य रूप से समुद्री अभियान है, इसमें आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस सुकन्या, आईएनएस घड़ियाल जैसे हमारे जो वाटर वेसल्स हैं या जो वॉर वेसल्स हैं उन्हें भेजा गया है। और साथ ही साथ लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एलसीयूज और कई सारे अन्य जो डिजास्टर रिलीफ के लिए इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स होंगे उन्हें भारतीय सेना श्रीलंका के लिए इस समय पर डिवोट कर रही है, राइट। ये कोलंबो एंड अगर आप देखें तो त्रिनकोमेली पोर्ट्स में भेजे गए हैं और तकरीबन 1000 टन के आसपास इसकी क्वांटिटी हमें दिखाई दे रही है, जिसमें रिलीफ मटेरियल्स यानी कि राहत से संबंधित वस्तुओं को भेजा गया। तकरीबन 1000 टन है। यानी बड़े स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देश की मदद के लिए। इस अभियान से एक और फायदा होगा कि भारत हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है डेफिनेटली, और चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक सकता है। श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों, इंडोनेशिया जैसे देशों के सामने भारत की एक अच्छी छवि जाती है, जिससे हमारा जो जियोपॉलिटिकल इशू इन द इंडियन ओशन रीजन है, हिंद महासागरीय क्षेत्रों में है, तो वो बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा और उन देशों के साथ हमारे फ्रेंडली अलाइनमेंट्स और ज्यादा स्ट्रांग होंगे डेफिनेटली, राइट। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक जो हमारे सामने आता है दैट इज गोल्ड कार्ड। ट्रंप प्रशासन यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हालिया तौर पर एक गोल्ड कार्ड जारी किया है। ये गोल्ड कार्ड अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके का वीजा परमिट ही मान लीजिए। ये जो गोल्ड कार्ड ट्रंप प्रशासन जारी कर रहा है, इसे आप एक तरीके का वीजा परमिट समझ सकते हैं। ये किस लिए लिया गया है? तो इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में स्थायी निवासी बनना चाहता है, परमानेंट रेजिडेंट वहां का बनना चाहता है, तो उसे अमेरिका में न्यूनतम यानी कि मिनिमम $1 मिलियन, मैं मिलियन की बात कर रहा हूं, यानी 1 मिलियन इज 10 to the power 6, दैट मींस 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो हम बोल सकते हैं $10 लाख का निवेश करना होगा। लेकिन अगर कोई अमेरिका में पहले से ही व्यवस्थित यानी कि कोई पहले से ही जमा हुआ व्यापारी या व्यवसायी या कोई फिर कॉर्पोरेट सेक्टर का व्यक्ति अमेरिका में अगर किसी और व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में स्थापित करवाना चाहता है, मतलब किसी अन्य देश से अमेरिका में उस व्यक्ति को लाकर नौकरी देना चाहता है और उसे
वहां का स्थायी निवासी बनाना चाहता है तो उसे $2 मिलियन यानी कि तकरीबन $20 लाख का निवेश करना पड़ेगा कम से कम। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें अमेरिका की स्थायी नागरिकता मिलने में आसानी होगी और इसके साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी ही नहीं देगा, इट विल ओपन द गेटवे टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका इन द नियर फ्यूचर एज वेल। यानी अमेरिकी प्रशासन ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि अगर आप गोल्ड कार्ड के होल्डर हैं तो भविष्य में अमेरिका जैसे देश की नागरिकता प्राप्त करने में भी आपको बहुत आसानी होगी। ये उस दौर में आया है जब बेसिकली हम देख रहे हैं कि अमेरिका की नागरिकता के नियम जो अन्य देशों के लिए हैं या वहां पर जो वीजा परमिशंस हैं जो अन्य देशों के लोगों के लिए हैं वो परमानेंट सिटीजनशिप के लिए या परमानेंट रेजिडेंट के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स किए जा चुके हैं, खासतौर से ट्रंप सरकार के आने के बाद। तो ऐसी स्थिति में गोल्ड कार्ड जैसी चीजें आना अमेरिका में बेसिकली एक सोर्स हो गया कि अमेरिका को विदेशों से फंड इकट्ठा करने में मदद मिलेगी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है इससे बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाला है, ये तो पहले से फैक्ट है। अच्छा, एक और समस्या क्या है कि वो लोग जो अमेरिका से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं या कमर्शियल कोर्सेज करके या प्रोफेशनल डिग्रीज ले लेकर के निकले हुए हैं, वो अमेरिका में सेटल होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों को भी वहां सेटल होने में मदद मिलेगी, सिर्फ उन्हें $1 मिलियन का वहां पर इन्वेस्टमेंट शो करना होगा, राइट। तो ये गोल्ड कार्ड है, किसके लिए है, इसमें कितना मिनिमम आप बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट तय किया गया है, तो आप बताएंगे $1 मिलियन। मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये गोल्ड कार्ड है। सीधा सा एक ही प्रश्न इसमें बन सकता है एंड दैट इज हालिया तौर पर अपने देश में स्थायी निवास के पात्रता के लिए गोल्ड कार्ड किस देश ने जारी किया है, विच कंट्री रिसेंटली इशूड द गोल्ड कार्ड स्कीम फॉर द परमानेंट रेजिडेंस इन दैट कंट्री। आप बताएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने, है ना। इसमें आपकी यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज प्रायोरिटाइजिंग बोथ कैपिटल एंड स्किल्स, यानी कि इस नीति की प्राथमिकता यह है कि जो भी आव्रजित स्थायी निवासी होगा, परमानेंट रेजिडेंट इमिग्रेटेड होगा, उसमें कैपिटल यानी इसकी पूंजी, पैसा जो वो निवेश कर रहा है और साथ ही साथ उसकी स्किल्स, उसके कौशल, दोनों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए, आज के इस लेक्चर में सिर्फ यही टॉपिक्स है हमारे पास। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। आप पढ़ते रहिए और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते रहिए। थैंक यू।